शुक्रिया अभिषेक। हमारे बीच में आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से इन्होंने काम किया है आरजेडी के भीतर, तो कई लोग इनको चाणक्य भी कहने लगे हैं, कई लोग रणनीतिकार के नाम से बुलाते हैं। और आज हमारे बीच में संजय यादव जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। तो बहुत स्वागत है संजय जी आपका जी मीडिया के इस मंच पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वागत करते हैं। और पहला सवाल जो लगातार आज सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है और जितने भी मेहमान आए, चाहे पक्ष से आए चाहे विपक्ष से आए, सबसे ये सवाल कॉमन है, आपसे भी पूछ रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार? दिख रहा है दम, जीतेंगे हम। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए हाँ दर्शकों के लिए। देखिए, एक तरफ 20 साल की थकी हुई, हारी हुई, विजनलेस सरकार है। ऐसे मुखिया के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव लड़ते हैं किसी के साथ, मतलब फेरे लेते हैं किसी के साथ, हो जाते हैं किसी और के। पिछले 10 साल में उन्होंने 2010 का चुनाव लड़ा बीजेपी के साथ। 2013 में एक कारण बीजेपी के 11 मंत्रियों को उन्होंने लात मार के बाहर फेंक दिया। 2015 का चुनाव लड़ा किसी और के साथ, 2017 में छोड़ दिया। 2020 का चुनाव लड़ा किसी और के साथ, 2022 में छोड़ दिया। फिर 2024 में साथ हो गए। तो जिनका कोई राजनीतिक स्थिरता नहीं है, जो नैतिक कलाबाजी के उस्ताद हों, जिनको ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ और किस लिए जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, और फिर ये भी नहीं पता कि मैं वापस आ रहा हूँ तो क्यों आ रहा हूँ, किस लिए आ रहा हूँ, किसके लिए आ रहा हूँ। मतलब आप चुनाव में एक एजेंडा किसी एक गठबंधन के साथ जाते हैं, फिर आप उन्हें मझधार में छोड़ देते हैं। तो जो एक प्रशासनिक अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता का दौर है, उसका परिणाम बिहार ने देखा है। 2010 से लेकर 2025 में हम हैं। इन 15 वर्षों में अगर 18 महीने और 17 महीने छोड़ दें, जब तेजस्वी यादव जी के 2 अल्प कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे, बिहार में कोई एक सकारात्मक कार्य आप बता दीजिए, लीक से हटके आउट ऑफ द बॉक्स जो हुआ हो। तेजस्वी जी ने जो 7 निश्चय का प्रोग्राम शुरू हुआ, वो 2015 में महागठबंधन की सरकार में शुरू हुआ। जो भी पॉजिटिव प्रोग्रेसिव काम हुए वो उस सरकार की देन थे। वही एजेंडा 2020 तक चला। 2020 में तेजस्वी जी ने देश भर में एक नई राजनीति, और या मैं कहूँगा कि पूरी पॉलिटिकल लैंडस्केपिंग को उन्होंने चेंज किया। रोजगार का मुद्दा जो 2014 से लेकर 2020 तक भारतीय राजनीति हिंदू और मुसलमान की बाइनरी के बीच में झूल रही थी, उस राजनीति को उन्होंने एक नयापन दिया, एक नई दिशा दिखाई, और उस राजनीति की दशा भी बदली। जो उन्होंने रोजगार ही नहीं, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के जितने भी पैमाने हैं या मुद्दे हैं उनको उठाया, और उसके बाद से उनकी पूरी राजनीति मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक, तेजस्वी यादव जी की। तो हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, वो मुर्दों की राजनीति कर रहे हैं। जब हम किसी मुद्दे की बात करते हैं तो वो इतिहास के बासी पन्ने सूंघने लग जाते हैं। तो यही चुनाव है। ठीक है संजय जी, अब देखिए कई सवाल तो कई सारे हैं और समय कम है। ये बताइए कि 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था सीट शेयरिंग को लेकर कि हो जाएगा 15 तारीख तक, तो ये बात पूरी हो गई या कोई पेंच फंसा है या सब कुछ ठीक है गठबंधन के भीतर? किसने अल्टीमेटम दिया था? ये आपके सहयोगी दलों ने कहा था कि नहीं, ये वीआईपी का स्टेटमेंट आया था। नहीं, कोई अल्टीमेटम नहीं है, और राजनीति में कोई अल्टीमेटम भी नहीं होता है। सब लोग एक साथ बैठकर सामूहिकता से निर्णय लेते हैं। जी, बातचीत हमारी शुरू है और बहुत ही अच्छा उसका परिणाम होगा। लेकिन हमसे सवाल पूछने वाले ये बताए ना कि एनडीए में क्या चल रहा है। वहाँ तो स्पष्ट कह दिया है कि चुनाव के बाद हम नीतीश कुमार जी को चेहरा नहीं मानेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आज तो हमारे मंच पे बीजेपी के अध्यक्ष भी आए थे, वो कह के गए कि नीतीश कुमार को मानेंगे चुनाव के बाद। ये पूछा था हमने। आपको लगता है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उस निर्णायक भूमिका में हैं
कि वो नीतीश कुमार के भविष्य का फैसला कर सके या बिहार के भविष्य का फैसला कर सके। जब आपने भी इंटरव्यू पढ़ा होगा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक। ये ऑन रिकॉर्ड अमित शाह जी की है या नहीं है? इंडियन एक्सप्रेस में उनका नहीं, ठीक बात छपा। तो वो यहाँ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को खुद ही नहीं पता होगा कि किसको कहाँ क्या होना है, नहीं होना है। चलिए ठीक है संजय जी, देखिए पिछले 2005 से 4 चुनाव हो गए, 5 का, 10 का, 15 का, 20 का। हर चुनाव में एक ही मुद्दा रहता है और 2025 में भी वही मुद्दा है कि अगर ये आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, लालू राबड़ी का शासन याद करो। ये सवाल उठता है, आप इसका रिस्पॉन्ड क्या करना चाहेंगे? और विपक्ष इसको लेकर बड़ा आक्रामक रुख अपनाता है। देखिए 2005 से आपने कहा जो लोग 20 साल से सरकार में हैं, मैंने कहा वो लोग इतिहास के बासी पन्ने सूंघ रहे हैं। अगर हम किसी पे आरोप लगाते हैं तो उसके साथ तथ्य भी प्रस्तुत करते हैं। आप 1990 से लेकर 2005 तक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा उठा के देखिए कितने संज्ञेय अपराध थे, और आज 2005 से लेके 2025 तक का आंकड़ा उठा के देखिए। एनसीआरबी के आंकड़ों में एनडीए की सरकार में अपराध में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार का एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है, और चीख चीख के एससीआरबी का भी आंकड़ा कह रहा है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2022 के बाद तो एससीआरबी ने बिहार पुलिस की वेबसाइट पे वो आंकड़ा भी सार्वजनिक करना बंद कर दिया है। अभी भी आप अपने फोन में खोल के देखिएगा बिहार पुलिस की साइट, तो 2022 के बाद से आपको अपराध के आंकड़े ही नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि अपराध इतना बढ़ा है। जब 1990 से लेकर 2005 मतलब 2000 ईस्वी तक बिहार और झारखंड एक था, 54 जिले थे, उसमें अपराध कम था। अब आप देखिए एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2005 से लेकर अब तक बिहार में 70,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। मतलब 70,000 लोग मारे गए हैं। पूरे विश्व में इस काल में जितने युद्ध हुए हैं उनमें भी नहीं मारे गए हैं। तो 70,000 हत्याएं हुई हैं। ये सत्ता संरक्षित हत्याएं हुई हैं। 70,000 माताओं की कोख सुनी हुई है, और 70,000 हमारी बहनों का सुहाग उजड़ा है। बहनों की कलाई सुनी हो गई है जो अपने भाई को राखी बांधते थे। तो अगर 70,000 हत्या नहीं हुई तो इस सरकार में एक आदमी आप लाके खड़ा कर दीजिए अगर कोई इस बात का खंडन कर दे कि नहीं 70,000 हत्याएं नहीं हुई। ये भारत सरकार प्रमाणित आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। नहीं ठीक है संजय जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए मेरा भी वही सवाल था कि हाल के दिनों में हमने देखा कि पटना में किस तरह से अशोक खेमका का मर्डर हुआ, बाकी इलाकों में मर्डर हुआ। इसके बावजूद इस मैटर पे, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे, फ्रंट फुट पे वो क्यों खेलते हैं और आप डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? नहीं, हम बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं है। हमने कहा कि अगर हम डिफेंसिव होते, जैसे मैंने इस कार्यक्रम के शुरुआत में की, 2020 का चुनाव तेजस्वी यादव के एजेंडे पे लड़ा गया जी। प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एजेंडे पे नहीं लड़ा गया। और राजनीति हाँ धारणा का खेल है, वो ऐसी धारणा बनाई गई। लेकिन जैसा अभी आपने कहा, नहीं मेरा सवाल वही है। हाँ, सवाल वही है, वही कह रहे हैं कि जो जंगल राज के में हम बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है। अगर डिफेंसिव होते तो मैं चुनौती के साथ ये नहीं कहता कि कोई एक अगर मर्द है इस सरकार में जो बता दे कि 70,000 हत्याएं नहीं हुई, 25,000 लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं हुए, 1 लाख अपहरण नहीं हुए, 3 लाख चोरी और छिनतई की घटनाएं नहीं हुई, इसी सरकार में हुई। और इसी सरकार में जो अभी करता धरता है, चाहे डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम है, आप इनके 2 वर्ष के पूर्व के बयान निकाल के देखिए जी। हाँ, कुछ लोगों को जंगल राज दिखता है। किन लोगों को दिखता है? क्योंकि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने बिहार के 90% आबादी के ब्लैक एंड व्हाइट जीवन में रंग भरा। अच्छा। उन्हें स्वर दिया, स्वर्ग दिया, मान दिया, सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया। उन्होंने जिन लोगों के जीवन में यह रंग भरा, जिनको वो आवाज दी, पहचान दी, तो कुछ लोगों को लगता है कि वो जंगल राज था।
क्यों? क्योंकि जिन लोगों को वो अपने घर से सामने से नहीं गुजरने देते थे, उन लोगों को लालू प्रसाद जी ने उस दौर में कुर्सी पे बैठाया, हेलीकॉप्टर में घुमाया। जिन लोगों को वो लोग प्रणाम करते थे, अब उन लोगों को उन्हें प्रणाम करना पड़ रहा है, तो जंगल राज दिखेगा ना? कि एक जंगल में रहने वाला, यानी वन में रहने वाला, पिछड़े इलाके में रहने वाला, दियारा के इलाके में रहने वाला कैसे मुख्यमंत्री बन गया, कैसे मंत्री बन गया। अगर वो व्यक्ति, उसको वो लोग प्रणाम करते थे जो उनके घर के आगे से गुजरते थे, तो चप्पल भी जिससे निकलवाते थे, साइकिल पे चलता था तो साइकिल से नीचे उतरता था। अब वो आदमी अगर राजनीतिक डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में आ गया तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें जंगल राज लगेगा। तो ये खास एक तबका है जिन्हें वो जंगल राज लगता है। अन्यथा अगर ये सत्य होता, 35 साल हो गया 1990 के बाद से, बिल्कुल। उस 35 साल में 2010 का चुनाव आप छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बिहार की जनता नहीं मानती है ना। अब चंद लोग, चंद मीडिया समूहों में बैठ के अगर क्या कहेंगे तो उससे बिहार के लोग अपनी धारणा नहीं बदलेंगे। उन्हें पता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने और श्री लालू प्रसाद जी ने उनके लिए क्या कुर्बानियां दी हैं और क्या त्याग किया है। ठीक है संजय जी, अगला सवाल। बार बार आप जिक्र कर रहे हैं 2020 का एजेंडा, 2020 का एजेंडा, और हम सब जानते हैं कि एजेंडा सेट करने में जिन लोगों की निर्णायक भूमिका रहती है उनमें से एक आप भी हैं। तो 2025 का एजेंडा क्या है? देखिए, 2025 का एजेंडा तेजस्वी जी के विजन को बिहार ने सिर पर बैठा लिया है। ठीक। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि तेजस्वी जी के हर वादे को, इरादे को और कायदे को यह सरकार कॉपी कर रही है। उनके हर मंशा को यह सरकार नकल कर रही है। तो ये तो तेजस्वी जी ने जो एक लकीर खींची राजनीति में अपने सकारात्मक मुद्दों को लेके, जो उन्होंने राजनीति में अपनी एक रचनात्मक और सृजनात्मक भूमिका निभाई, जो तेजस्वी जी ने राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन लेके आए बिहार की राजनीति में, जो कि नकारात्मक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती थी, वो तेजस्वी जी ने सारे मुद्दे ध्वस्त करके जमीन दोज कर दिया उनको। और एक मुद्दा जो आपने अभी कुछ देर पहले कहा, जो जंगल राज का लेके घूम रहे हैं, 20 में भी उस मुद्दे को दफनाया था। और अब तो खैर बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। बिहार की 60% आबादी 18 से लेकर 25 वर्ष आयु वर्ग की है। उनको रोजी और रोजगार की चिंता है। बिहार के 59% युवाओं को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो प्रधानमंत्री जी शेयर मार्केट के टिप्स देते हैं कि आप इस अमीरों की कंपनी में, इस कंपनी के आप शेयर खरीदिए, आपकी आमदनी होगी। लेकिन तेजस्वी यादव जी क्या कहते हैं? वो ग्रामीण परिवेश से आने वाले वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, उपहासित वर्ग के उन लोगों को कहते हैं, युवाओं को, कि आप बेहतर शिक्षा ग्रहण कीजिए, हम आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, रोजी रोजगार और नौकरी देंगे। वो इसके टिप्स देते हैं। प्रधानमंत्री जी शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के टिप्स देते हैं। तो यही हमारा एजेंडा है कि हम सकारात्मक, सृजनात्मक, गुणात्मक राजनीति करते हैं, बिहार के भले की राजनीति करते हैं। तेजस्वी जी ने अपना ब्लूप्रिंट और विजन बताया है कि बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो, एजुकेशन सिटी हो, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, फिशरीज इंडस्ट्रीज हो, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज हो। हम इन मुद्दों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि बिहार में आप विक्ट्री लेने आते हैं और फैक्ट्री देंगे गुजरात में। आपने इस 20 वर्ष में बिहार में कितना निवेश किया है और अन्य राज्यों में कितना निवेश हुआ है, आपको वो भी बताना होगा। 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, फिर भी आप आंकड़ों पे बात कीजिए। बिहार में इस डबल इंजन सरकार का प्रति व्यक्ति निवेश क्या रहा? ठीक। बिहार की आय पूरे देश में सबसे कम क्यों है? बिहार की प्रति व्यक्ति आय विश्व के जो सबसे गरीब देश हैं उनसे भी कम है। तो ये जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, बिहार साक्षरता दर में सबसे कम क्यों है? सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट पूरे देश में बिहार में क्यों है? बिहार के 50% स्कूलों में खेल मैदान नहीं है। बिहार के 30% स्कूलों में हमारी बहन बेटियों के लिए शौचालय नहीं है। चलिए, बिहार की महिलाएं 65% एनेमिक है। चलिए, बिहार के 45% अगला सवाल, ठीक है, स्टेंटेड है। ठीक है, चलिए, हमें कुछ संकेत भी मिल रहा है कि आपका घोषणा पत्र क्या हो सकता है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं।
और देखिए, आपने भी बात किया कि चीटिंग की बात हुई कि चीफ मिनिस्टर हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन जो लागू हो रही है घोषणाएं, चलिए मैं मान लिया 1 मिनट के लिए कि आपकी प्रेरणा से ही हुआ, चाहे महिलाओं की पेंशन बढ़ गई या बुजुर्गों की, या जो सामाजिक सुरक्षा का जो पेंशन है उसकी राशि बढ़ाना हो, डोमिसाइल का मुद्दा लागू करना हो, युवा आयोग बनाना हो, ये सारे जो मुद्दे, अब महिलाओं को 10,000 रुपये देने की बात हो रही है, तो इसका कोई असर नहीं देखेंगे आप चुनाव में? आप भी तो बिहार में सालों से काम कर रहे हैं। आपने सही कहा। 14 दिसंबर 2024 को तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना की घोषणा की। आज 10 सितंबर 2025 है, लगभग 10 महीने हो गए। 10 महीने उन्होंने घर घर जाके, देखिए इसके परिप्रेक्ष्य में जाना है, तेजस्वी जी या अन्य लोग राजनीति में क्यों हैं? कुछ लोगों को सिर्फ कुर्सी की भूख है। तेजस्वी जी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। ठीक। वो हमारी बिहार की महिलाओं की आर्थिक उन्नति और प्रगति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में बिहार में जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। उस सर्वेक्षण में पाया गया कि बिहार में 2,97,000 परिवार है, लेकिन 2,97,00,000 कुल परिवार हैं। उन 2,97,00,000 में से 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आमदनी 5,000 रुपए से कम है, लगभग 33% के आसपास। बिल्कुल। और फिर 6,000 से 10,000 की आमदनी के फिर अगेन 22% परिवार ऐसे हैं। तो उन परिवारों से जिनकी मासिक आमदनी 5,000 रुपए से कम है, उन परिवारों को आप देश में सबसे अधिक बिजली दे रहे हैं। उन परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो जब उन्होंने कहा कि बिहार की पलायन दर सबसे अधिक है, लगभग 4 करोड़ बिहार के लोग दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, हमारी माताएं बहनें यहाँ घरों में रहती हैं। उन्होंने कहा उनको आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को लिए अच्छी शिक्षा दे सकें, अगर बीमार हैं तो उनको दवाई दे सकें। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बिहार के, देखिए इसके बैकग्राउंड में जाने की चीज है, वो तो तेजस्वी जी की नकल कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी, ये सवाल, मूल प्रश्न ये है, बिहार के लोग ये पूछेंगे कि तेजस्वी जी ने ऐसी अगर योजना की घोषणा की तो क्यों की? क्योंकि वही 20 सालों की सरकार 20 साल में क्यों नहीं कर पाई उस योजना की घोषणा? 20 साल में इन्होंने माई बहन मान योजना की क्यों नहीं की? तो उसका बताता हूं। जैसे मैंने कहा, बीच में आपने बात काट दी थी कि नीति आयोग, WHO, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, इनके आंकड़ों के अनुसार बिहार की 65% महिलाएं एनेमिक है, यानी उनमें रक्त की कमी है। 45% बच्चे स्टंटेड हैं, यानी बोनेपन के शिकार हैं। बोनापन क्यों रहता है? क्योंकि उनको वो पोषक आहार नहीं मिल पाता, वो पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते। उनमें खून की कमी क्यों है महिलाओं में? क्योंकि उनको वो पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। 25% बच्चे, एक तो बोनेपन के शिकार, अंडरवेट है, 25% अंडरवेट है, 45% बोनेपन के शिकार है और 25% अंडरवेट है, जिनमें कम, उनकी आयु के हिसाब से कम वजन है। तो अगर उन महिलाओं को हम 2,500 रुपये महीना देंगे तो वो अच्छा पौष्टिक आहार खाएंगी, अपने बच्चे को खिलाएंगी, बीमार होगा तो उसका इलाज कराएंगी। क्योंकि आप, बिहार की व्यवस्था ऐसी है, आप अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, या किसी जिला अस्पताल में भी चले जाइए, या तथा कथित मेडिकल कॉलेज, आप मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, वहाँ रुई है तो सुई नहीं, सुई है तो रुई नहीं, ये हाल है। वहाँ दवाई नहीं मिलती है। तो वो 2,500 रुपये वोट के लिए नहीं देना चाहते। वो, जैसे मैंने कहा कि उनके जीवन में एक सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 2,500 की घोषणा की। ठीक। इन साहब ने क्या किया कि हम 10,000 देंगे। तेजस्वी जी ने तो रिसर्च की, अध्ययन किया, फिर बताया कि मैं क्यों दे रहा हूं, लेकिन इन्होंने 10,000 की घोषणा की। अब इसमें भी कैच है। देखिए 10,000 की उन्होंने घोषणा की, जिस दिन घोषणा की वो कैबिनेट का संलेख आप पढ़िए। उसके 5 दिन बाद जब उन्होंने इस योजना की नियमावली बनाई है तो फिर वो आप पढ़िए, उसमें बदलाव है। इन्होंने कहा कि आपको 10,000 रुपये प्राप्त करने के लिए जीविका का सदस्य होना आवश्यक है। अब आप एक घर में एक महिला को देंगे या 2 को देंगे, संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है।
किन किन को देंगे, और आप मात्र 10-15 दिन में या 20 दिन में इतने आवेदन प्राप्त कर लेंगे। हम अगर महिलाओं को जाके हमारी योजना के बारे में बता रहे हैं कि आपको 2,500 रुपये इसलिए दिया जा रहा है कि आप ये काम करेंगे, ठीक। और आप ये 10,000 रुपये चुनाव से पहले रिश्वत दे रहे हैं, ठीक। क्योंकि इस चुनाव के बाद उन्होंने लिखा है कि 6 महीने बाद हम इस योजना का, जिनको 10,000 रुपये दे रहे हैं, उसका आकलन करेंगे, समीक्षा करेंगे, फिर देखेंगे कि वो आपको योजना दे या नहीं दे। नहीं तो लघु उद्यमी योजना तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल में शुरू हुई थी। जो मैं बात कर रहा हूँ कि 94 लाख ऐसे परिवार चिन्हित हुए जिनकी मासिक आमदनी 5,000 रुपये से कम है, उनको हम देंगे। तो वो योजना तो पहले से थी। ये खाली महिलाओं पे जो सकारात्मक काम हुआ उसका ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन तेजस्वी जी की 10 महीने में योजना घर घर पहुंच गई है। अगर ऐसे हिसाब लगाना हम शुरू करेंगे तो हम तो 2,500 रुपए के हिसाब से सालाना 30,000 रुपए दे रहे हैं उनको, 1,500 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं उनको। ठीक है, ठीक है संजय जी, मैंने पहले ही आपसे कहा कि सवाल कई हैं, समय लिमिटेड है, तो सवाल देखिए कई सारे हैं। उसमें एक सवाल ये भी उठता है कि वोटर अधिकार यात्रा, आप बहुत सारे मुद्दों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे लेकर क्या जा रहे हैं पब्लिक के बीच में कि वोट चोरी हो जाता है, वोटर अधिकार यात्रा, SIR, तो ये इसको क्या चुनाव में भी उठाएंगे इसी तरीके से ज़ोर शोर से? देखिए, किसी भी मतदाता के लिए या किसी भी देश के आम नागरिक के लिए उसकी समस्या का समाधान कहाँ से होगा? आपको अपने मोहल्ले में नली बनवानी है या गली में सड़क का निर्माण है, आपको अपने गांव में पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, स्कूल है तो उसकी 4 दीवारी चाहिए, अगर 4 दीवारी है तो जैसे मैंने कहा 50% स्कूलों में स्कूल का मैदान नहीं है, हमारी बहन बेटियों के लिए उस स्कूल में शौचालय अलग से नहीं है लड़कियों के लिए, तो वो करवाने के लिए आपको एक अच्छा प्रतिनिधि चाहिए, वो सरकार करेगी, सरकार करेगी। अब वो जो सरकार चुनने वाला ही, अगर मुझे पता है कि अब इस सरकार ने क्या किया है, अपनी पसंद के मतदाता चुन रहे हैं, उन्होंने 65 लाख लोगों के नाम काटे, क्यों काटे उसका कारण नहीं बताया। ठीक है, कारण बताया इन्होंने कि 22 लाख की डेथ हो गई है, 36 लाख कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, इतने डुप्लीकेट हैं। हमने कहा तो आप इनकी सूची दे दीजिए कि राजेश जी का वोट कटा, आपके बांका विधानसभा में वोट था, आपका नाम कट गया, अब राजेश कुमार की अब बांका विधानसभा में 30,000 वोट कटे हैं। अब उस 30,000 में जब मैं देखता हूं सूची में तो राजेश कुमार 1200 राजेश कुमार हैं। अब वो किस राजेश कुमार किस बूथ के हैं और आपका वोट कटा तो किस लिए कटा आपको वो भी नहीं पता है, उसमें सूची में आपका EPIC नंबर भी नहीं दिया। तो हमने कहा कि आप ये सूची दीजिए। तो चुनाव आयोग अगर पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है, निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, तो उसको ये सूची देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो बुधवार सूची मिली ना? सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए ना जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि RJD ने तो वहां जिन लोगों को इन्होंने मुर्दा बता दिया वो हमने जिंदा लोग ले जाके वहां रखे। और परसों भी जो आया है ये RJD की उपलब्धि है और पूरा देश RJD को इस चीज के लिए बधाई दे रहा है कि 11 डॉक्यूमेंट पे वो अड़ा हुआ था आधार को चुनाव आयोग और उन्होंने आधार को किया। वो सिर्फ RJD की एफिडेविट्स जो उन्होंने हमने सबमिट किए हैं, हमारे लोगों ने जो दी जमीन से, उनकी बदौलत वो 12वां डॉक्यूमेंट जुड़ा है। तो हम बहुत महीनता से काम कर रहे हैं, खाली चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे, हम मतदाता के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि आप अपनी पसंद के मतदाता चुनेंगे। ये लोकतंत्र में कब से हो गया? बिहार तो लोकतंत्र की जननी है, वहां ऐसा नहीं होने देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारी अतार्किक और गैर वाजिब मांग होती तो वो लर्न जजेज ऐसा नहीं कर सकते। तो वो पूरी तथ्यात्मक रूप से हमारे प्रबुद्ध अधिवक्ता हैं, उन्होंने बात रखी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना और उस पर संज्ञान भी लिया। ठीक संजय, और हमारे मुद्दे वोटर अधिकार यात्रा में हमारे मुद्दे यथावत हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी किस बात का जिक्र कर रहे हैं? वो जा के लोगों से पूछते हैं, बताइए एक बिहार का ऐसा ब्लॉक या थाना बता दीजिए जहां बिना रिश्वत के कोई काम होता हो। तो बिहार के लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि बिहार अकेला ऐसा राज्य बन गया पूरे देश में जहां संस्थागत भ्रष्टाचार और खुदरा भ्रष्टाचार चरम पे है और संगठित लूट का तो कहना ही क्या है। नहीं ठीक है, चंद लोगों ने बिहार को खोखला कर दिया है संस्थागत भ्रष्टाचार में। आप देखिएगा पिछले 6 महीने की आप कैबिनेट डिसीजन उठा के देखिए, अगर ये सरकार विकास के प्रति इतनी सचेत होती और जागृत रहती तो पिछले 6 महीने की हर कैबिनेट में इन्होंने सिर्फ निर्माण संबंधित परियोजनाओं की स्वीकृति दी है 80%।
जो 1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं की उन्होंने स्वीकृति दी है। क्या टेंडर कर दिया? अब टेंडर में आप भी जानते हैं चुनावी वर्ष क्या होता है। अगर आपको नहीं पता था कि 20 साल में कि जैसे 17 साल में 2020 में 15, इनको नहीं पता था कि इतने पद रिक्त हैं, इनको नहीं पता था कि आईटी पॉलिसी भी बनानी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनानी है, टूरिज्म पॉलिसी बनानी है, आपको शहरों में एसटीपीज देने हैं, इनको नहीं पता था। वही इसीलिए युवा प्रदेश है और इन बिहार के 60% युवाओं की आकांक्षाओं, उनकी अपेक्षाओं, उनके सपनों और उनके उम्मीदों के साथ तेजस्वी यादव कदम ताल कर रहे हैं। अगला सवाल नहीं, 2020 का चुनाव और 2025 का चुनाव देखिए किस मायने में अलग है, क्योंकि आप कह रहे थे कि हमने अपने एजेंडे पर सबको हम लेकर आए, नौकरी की बात होने लगी, सरकारी नौकरी की बात होने लगी, और उसके बाद हमने देखा कि तमाम दूसरे राज्यों में भी सरकारी नौकरी को लेकर चुनाव लड़ा जाने लगा। अब 2025 में क्या हो रहा है? SIR की बात हुई, घुसपैठियों की बात हुई, तो क्या आप उनके पीछे जा रहे हैं 2025 के चुनाव में? घुसपैठियों की बात कौन कर रहा है? जिनको हार दिख रही है वो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए हार दिख रही है। वही चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने एक भी घुसपैठी का जिक्र नहीं किया है, एक भी। और हम तो चुनौती के साथ भी कहते हैं गृह विभाग को कि आप बताइए, अगर हैं, हम आपकी बात भी मान लेते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर कोई घुसपैठिया है बिहार में तो 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है, गृह विभाग आपके पास है, 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, देश का सीमा सुरक्षा प्रबंधन आपके हाथ में है। अगर कोई घुसपैठिया घुसा है तो वो आपकी नाकामी है, उसके दोषी आप हैं, बिहार नहीं है, विपक्ष नहीं है। वो तो अपनी विफलता का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि बिहार में घुसपैठिए हैं। इसका मतलब आप एक अच्छे प्रधानमंत्री और एक काबिल गृह मंत्री देश को नहीं मिला है, वो यही बताना चाहते हैं। इसमें विपक्ष, हम तो 20 साल से हैं। अगर कोई घुसपैठिया आया है तो आप दोषी हैं, अगर कोई आया भी है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से गठबंधन पर लौटते हैं। संजय जी, कई बार ये सवाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से हो गया, बिहार कांग्रेस प्रभारी के अल्लाह जी से हो गया, राहुल गांधी जी से हो गया, किसी ने खुल के नहीं बोला कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा, मुख्यमंत्री वो बनेंगे। ऐसा क्यों? थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। नहीं, आप लोगों ने तो अभी चुनाव है भी नहीं, उनको प्रधानमंत्री बना दिया राहुल गांधी को, तो वो वहाँ तो इंतजार नहीं कर रहे। वो नहीं, वो तो हमने बनाया ना। हाँ, वहाँ हम इंतजार का मजा नहीं लेना चाहते थे, यहाँ मजा लेना चाहते हैं। यही फर्क है। चलिए ठीक है। अभी हम लोग माई बहन सम्मान योजना की बात कर रहे थे, और ये अब देखिए यहाँ सुबह से अभी तक जेडीयू के कई लोग आए हैं, मतलब तमाम तरह की बात हुई। ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। ये कहा जाता है 50% रिजर्वेशन देने की बात हो, या फिर पुलिस की बात हो, या तमाम जीविका दीदियों की बात हो, तो ऐसे में ये एक फैक्टर उनके साथ रहा है। ये भी आपके लिए चैलेंज है? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को कौन भूल सकता है? उसके दोषियों को किसने संरक्षण दिया? वो तोंद वाला मूछ वाला अंकल आज तक नहीं मिला है। बिहार पुलिस की आपने बात की, अभी एक दिन तेजस्वी जी जा रहे थे, मैं भी सौभाग्य से साथ में था, या रेड लाइट पे रुके, तो एक महिला पुलिसकर्मी जो कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी थी वो आई पास में, कहा कि भैया आप मुख्यमंत्री बनिएगा तो एक काम करना। तो तेजस्वी जी ने गाड़ी साइड करा के हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम 12-12 घंटे ड्यूटी करती हैं यहाँ, मैं ट्रैफिक पुलिस में हूँ, लेकिन एक शौचालय तक नहीं है महिला पुलिसकर्मी के जाने के लिए। तो महिला सशक्तिकरण की बात विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर मैं ऐसे कहूँ तो बिहार पहला ऐसा राज्य था 1992 में, जब आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मेंस्ट्रुअल लीव का विशेष 2 दिन का अवकाश मासिक धर्म में हमारी माताएं बहनों के लिए दिया, जो कि बड़े बड़े विकसित और प्रगतिशील देशों में भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। 1999 में जब हमारी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने जो डायन प्रथा के खिलाफ अधिनियम लेके आए, बिहार पहला ऐसा राज्य था, तो वो भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कार्य था। तो हर सरकार में समय के साथ साथ बदलाव होता है, उसमें हर राज्य में आप देखेंगे कि भागीदारी महिलाओं की बढ़ी है,
और जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो ये क्यों भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी थी जिन्होंने बिहार को अब तक प्रथम और अंतिम महिला मुख्यमंत्री दिया है। एक बार राबड़ी देवी जी प्रथम महिला। तो महिला सशक्तिकरण हमने किया। केंद्र में अभी बिहार से क्या कोई महिला सांसद केंद्र में मंत्री है? जब जब आरजेडी केंद्र में मंत्री रही है, राजद कोटे से महिला सांसद मंत्री रही है। सबसे अधिक टिकट पिछले चुनाव में भी 2015 के चुनाव में महिलाओं को राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। बिहार की किसी भी पार्टी में आप देख लीजिएगा, मेन विंग के भी जिला अध्यक्ष सबसे अधिक राष्ट्रीय जनता दल में है। चलिए, तो महिला खाली जुबान से नहीं, हम काम करते हैं। ठीक, वो वोट के लिए, हाँ ठीक है, जीविका दीदियों के संगठन बनाया, लेकिन उन जीविका दीदियों की समस्याओं को कोई पहचान रहा है? उनको लोन इतना दे दिया, कर्ज में डूबी हुई है जीविका दीदियां। उनसे जाके बात कीजिए जीविका दीदियों से, 3,000 कहीं 5,000, उनसे कितना ब्याज लिया जा रहा है। तो चुनाव से पहले मैंने क्या कहा, ये 10,000 रुपए एक्चुअली जो हमारी सम्मानित दीदियां नाराज हैं उनको खुश करने का एक ये इन्होंने प्रपंच रचा है। लेकिन वो भी बखूबी जानती है कि 10,000 रुपए किस लिए दे रहे हैं। चलिए बात करेंगे प्रशांत किशोर की। पीके फैक्टर, चूंकि पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, आज यहाँ भी आए थे, बहुत सारी बातें बोल कर गए हैं, तो ये कितना असर देखते हैं आप? चूंकि आप भी रणनीतिकार के तौर पर ये सवाल है। नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। तो देखिए, बिहार में 2020 के चुनाव में भी अनेक पार्टियों ने चुनाव लड़ा, और अभी भी अनेक पार्टियां लड़ रही हैं। मतलब हम तो ऐसी पार्टियों से भी लड़ रहे हैं जिनके विधायक हैं, सांसद हैं, विधान पार्षद भी हैं। अब मैं ऐसी पार्टी पे क्या टिप्पणी करूं जिसका ना कोई विधायक है, ना सांसद है, ना विधान पार्षद है। तो चुनाव में चुनौती किसे मानते हैं, नीतीश कुमार को या भारतीय जनता पार्टी को? चुनाव में चुनौती हमारे समक्ष है जनता के मुद्दे, कि हम जनता के बीच हमारे मुद्दों को कैसे ले जाएं, कैसे हम जनता को समझाएं कि जो आपकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं, उन पे हमारे जो युवा नेतृत्व है तेजस्वी जी, वो कैसे खरा उतरेंगे। हम बाकी भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड, कोई चुनौती नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो 20 साल से सरकार में है, और 20 साल से सरकार में रहने के बावजूद भी वो अपनी उपलब्धियों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी कोई उपलब्धि होती तो उनका जिक्र करते। वो जिक्र क्या कर रहे हैं कि तेजस्वी जी माई बहन का फॉर्म क्यों भरा रहे हैं, तेजस्वी जी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की घोषणा क्यों कर रहे हैं, तेजस्वी जी ने 17 महीने में जो 5 लाख नौकरियां दी थी वो उन्होंने थोड़े दी थी, वो तो हमने दी थी। ठीक है, 17 साल से हम भूले हुए थे। तो वो एक नकारात्मक, तेजस्वी जी फ्रंट फुट पे हैं। वो शॉट्स पे शॉट्स लगाए जा रहे हैं, बाकी ये फील्डर हैं। स्टेडियम से बाहर जाके गेंद उठा के लेके फिर आते हैं, फिर वो शॉट खेलते हैं, फिर ये लोग स्टेडियम के बाहर जाता है, बॉल उठा के लेके आता है। तो इनका तेजस्वी जी ने पूरा फुटबॉल बना रखा है। ठीक, तो ये कोई चुनौती है ही नहीं। ठीक, चलिए एक महत्वपूर्ण सवाल, अभी आर्थिक जाति सर्वे की बात की आपने, तो इसमें एक उसके बाद रिजर्वेशन बढ़ाया गया था बिहार में, जो लागू नहीं हो पाया, उसको रोक दिया गया कोर्ट की तरफ से। तो क्या ये भी मुद्दा रहेगा आपकी तरफ से चुनाव में? निसंदेह रहेगा, और ये हमारे विचारधारा के और हमारे दिल के करीब है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नागरिकों को कहना चाहूँगा कि जब ये 65% आरक्षण, कुल मतलब 75% हुआ, 10% EWS के लिए और 65%, ये जब ये आरक्षण बढ़ा, तेजस्वी हम जी के 17 महीने के कार्यकाल में हुआ, और उसके तुरंत बाद कैबिनेट करके हमने भारत सरकार को ये प्रस्ताव भेजा कि आप इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, क्योंकि जो आरक्षण विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा करके न्यायालय में अड़चन पैदा करेगी। वही हुआ। अब 2 साल से अधिक समय हो गया है, न्यायालय में हम राष्ट्रीय जनता दल उसमें पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन डाल रखी है, और उस पर अभी सुनवाई बाकी है। यहाँ हाई कोर्ट में भी लड़े हम, सुप्रीम कोर्ट में भी राष्ट्रीय जनता दल एक पक्ष है। लेकिन वो एक चुटकी भर का काम है, 1 मिनट में भारत सरकार ने उसको खाली 9वीं अनुसूची में डालना है संविधान की में, वो लागू हो जाएगा। लेकिन ये लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित विरोधी लोग हैं, क्योंकि जो तेजस्वी यादव जी ने 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन की,
तो उन 3.5 लाख नौकरियों में अभी 16% का नुकसान हो रहा है SC, ST, OBC एंड EBC कैटेगरी के लोग अभ्यर्थियों को, जो परीक्षार्थी हैं। अब 3.5 लाख नौकरियां अगर हो रही हैं, उनकी नियुक्ति होगी, तो उसका 16% आप लगा लीजिए, कितने लाख, 50,000 से अधिक नौकरियों का नुकसान इन वर्गों के लोगों को हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या इन वर्गों के लोग जागरूक नहीं है? वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके आरक्षण को रोक रखा है, और आरक्षण को रोक ही नहीं रखा, एकल पद के जरिए, कहीं NFS के जरिए, नॉट फाउंड सुटेबल के जरिए, वो पूरे आरक्षण की अवधारणा को समाप्त करने पे तुले हुए हैं। लेकिन हम लोग और हमारे लोग जागरूक हैं और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी किसी भी मंशा को सफल नहीं होने देंगे। निसंदेह ये हमारे लिए मुद्दा है। ठीक, चलिए एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह आता है कि देखिए, पहले MY समीकरण की बात होती थी, और पिछले चुनाव में हमने देखा कि आपने नारा दिया कि A to Z की पार्टी है। इस बार क्या देखने को मिलेगा? जब से राष्ट्रीय जनता दल है वो A to Z की पार्टी है। अभी हम 9 सांसद हैं राष्ट्रीय जनता दल के, 5 राज्यसभा में है, 4 लोकसभा में। 5 राज्यसभा में है जिसमें एक भूमिहार वर्ग से है, एक ब्राह्मण है, एक वैश्य है, एक मुसलमान है और एक पिछड़ा है। 4 लोकसभा में है जिसमें एक महिला है पिछड़ा, एक राजपूत वर्ग से है, एक कुशवाहा वर्ग से है, और एक राजपूत, एक यादव। तो आप बताइए, 9 सांसद, आपको कितनी ऐसी पार्टियों में ऐसे बहुरंगीय और सामाजिक विविधता दिखेगी? अब आज ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अति पिछड़ा वर्ग के, हमारे प्रदेश में प्रधान महासचिव है अति पिछड़ा वैश्य वर्ग के, ठीक है। हमारे कोषाध्यक्ष हैं मुस्लिम, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं सामान्य वर्ग से, हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं मुस्लिम वर्ग से। हर वर्ग की पार्टी है। सबसे अधिक कुशवाहा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के हैं। क्या आप जानते हैं 5 राजपूत विधायक हैं हमारी पार्टी के? क्या आप जानते हैं 3 MLC हमारे भूमिहार समाज से हैं? ब्राह्मण विधायक हैं हमारे। वैश्य को सबसे ज्यादा टिकट हमने दी, हमारे 6 वैश्य वर्ग के भी विधायक हैं। सबसे अधिक महिला हमारी विधायक हैं। हर जाति धर्म का तो हम ख्याल रख रहे हैं। तो वो जो लोग हैं जिनको लगता है ये भी एक धारणा बनाई है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, अब तो जातीय सर्वेक्षण हुआ है, अब यादव 15% है, मुसलमान 17% है, अब 33% लोग हैं। हर तीसरा आदमी आपको बिहार में यादव मुसलमान मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसका आप दोषारोपण करिएगा। वो तो जब राष्ट्रीय जनता दल नहीं भी थी, 1/3 आबादी हो जाती है। वो तो जब राष्ट्रीय जनता दल भी नहीं थी, 1931 की जब अंग्रेजों ने आखिरी जातीय जनगणना कराई थी, उसमें भी यही आंकड़ा था। बल्कि उस वक्त तो ओडिशा, बिहार और आज का झारखंड एक था, तभी भी यही अनुपात था। तो भैया जो आबादी में है आप उसको रिडिकुल थोड़ी कीजिएगा। ठीक बात। अब हम तो नहीं कहते कि अमुक अमुक जाति खाली बीजेपी को ही वोट देती है। बीजेपी वाले या तो बोल देंगे नहीं देती या देती है। यादव क्या बीजेपी में नहीं है? हाँ बिल्कुल है, कई सारे लीडर। क्या MP JDU में नहीं है? तो ये एक धारणा बनाई गई है। हमारी सर्व समाज की पार्टी है और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी समता, सामाजिक न्याय और सौहार्द के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने जो काम कर दिया सब समाज के लिए, वो कोई नहीं कर सका। उनके सरकार में जितने उच्च जाति के मंत्री थे इस 20 साल में भी नहीं है। चलिए एक नया आंकड़ा। और केंद्र में भी जब UPA 1 में या संयुक्त मोर्चा की सरकार में राष्ट्रीय जनता दल थी, तभी भी उच्च जाति के मंत्री सबसे ज्यादा RJD से ही थे। अखिलेश प्रसाद सिंह जी कौन थे? रघुवंश प्रसाद सिंह जी कौन थे? रघुनाथ झा जी कौन थे? यहाँ बिहार में जब सरकार रही तो आप जितने चौक चौराहे पे चले जाइए, जो भी महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई हैं, आप देख लीजिए उन सब में सबसे अधिक पिछड़े जाति कुशवाहा, सबसे अधिक मंत्री किसकी सरकार में होते थे? उच्च जाति के मंत्री किसकी सरकार में? राष्ट्रीय जनता दल में। तो ये एक लोगों ने प्रोपेगेंडा के तहत ये प्रचार किया, लेकिन लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता है। चलिए
सही बात है। आज ये बताइए, आपने लालू प्रसाद का जिक्र किया, उनकी क्या भूमिका रहेगी इस बार के चुनाव में, मतलब उनकी सक्रियता के हिसाब से? उनकी भूमिका सदा रही है और सदा रहेगी। मैंने कहा ना, वो न्यूक्लियस पॉइंट है बिहार की राजनीति के। उन्हीं के प्रोडक्ट आज हर जगह हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कौन है? आरजेडी में थे पहले। किसके उत्पाद है? नहीं, उनको नेता किसने बनाया? चाहे किसी अभी बीजेपी के ये प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे पहले संजय जायसवाल थे, वो भी आरजेडी में रहे, उनके फादर भी रहे। पहले कांग्रेस के इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वो भी आरजेडी में रहे। अभी उमेश कुशवाहा है, वो कौन है? वो भी आरजेडी में रहे। अब कोई दल ले लीजिए, सबकी पहचान आदरणीय लालू प्रसाद जी से है। तो उनको माइनस करके बिहार की राजनीति में कोई बात करे तो वो संभव ही नहीं है। वो तो सदा सदा रहेंगे। ठीक, अब चलिए, देखिए समय अब नहीं है, लेकिन एक दो सवाल अभी हैं जो बेहद ज़रूरी हैं। सुबह से जितने भी दिग्गज आए यहाँ पे, सब सीटों का दावा करके गए। किसी ने कहा 200, किसी ने कहा 225। आप क्या कहेंगे? 225 कौन करके गया? अभी नित्यानंद राय आए थे और तमाम जो लोग, दिलीप जायसवाल आए थे, सब ने कहा कि इतनी सीटें जीते। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर बोल के गए कि 150 सीटें जीत सकते हैं। अब आप समझिए कि एक ने, जिनका कोई विधायक नहीं है और अपने चुनाव चिन्ह के नीचे कोई चुनाव नहीं लड़ा है, अगर वो कह रहे हैं कि उनकी 150 सीट आएंगी, और जिनको देश का सबसे बड़ा रणनीतिकार कहा जाता है, या तो आप उनकी बात का विश्वास कीजिए, या एक जो कह रहे हैं कि 225 का दावा करके गए हैं, वो जो प्रधानमंत्री जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया 2024 का, उसमें ही उनको 224 सीटों पे लीड नहीं मिली। तभी भी 150 सीटों पे भी उनको बढ़त नहीं मिली। इस चुनाव में जो कि तेजस्वी जी के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा जाएगा, उनके मुद्दों पे लड़ा जाएगा, उनके विजन पे लड़ा जाएगा, उसमें अब बिना हड्डी की जुबान है। जीभ में हड्डी नहीं होती ना, अब कुछ भी बोलते। मैं तो हैरान हूं कि उन्होंने 243 क्यों नहीं बोला। वो जो बाकी सीटें छोड़ दी उन्होंने, 18, वो कौन सी सीटें थी और वो किसके लिए छोड़ दी? वो आरजेडी के लिए छोड़ी है या वो भी किसी और के लिए, निर्दलीय के लिए छोड़ दी? वो भी पूछ लेना चाहिए था। और वो कौन कौन सी सीटें हैं भाई? 18, वो 18 उन्होंने अर्बन वाली छोड़ी है हमारे लिए। ठीक है, ठीक या कोई आप क्या दावा करते हैं? आप तो कुछ तो बता दीजिए, कोई नंबर बता दीजिए, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा। जनता हमारे साथ है। ठीक है। हम दावों में विश्वास नहीं करते, हम वादे, इरादे। मैं एक बात जानता हूँ, हमारे नेता की उम्र भले ही कच्ची है, जुबान पक्की है। ठीक। नियति उनकी सच्ची है और नीति अच्छी है। वो लोगों को पसंद है और लोग उन्हीं का चेहरा देख के वोट देंगे। अब कहने को तो मेरी भी जुबान बिना हड्डी की है, मैं भी कुछ भी कह दूं तो ये तो फालतू की बात है। हाँ। कोई कुछ भी कहे, अब की बार तेजस्वी सरकार। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, और एक बार जोरदार ताली संजय जी के लिए, खुलकर हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए।